अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे पीपीएससी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर 2013। फर्स्ट 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। गिवन टू वेक्टर्स i माइनस जे एंड i प्लस 2j। ये दो वेक्टर गिवन है। द यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद द टू वेक्टर्स, यानी कि हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जो इन दो वेक्टर्स के क्या है, कोप्लेनर है, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। एंड परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनमें से हमने इसको सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सा वेक्टर है जो इन दोनों का कोप्लेनर है और फर्स्ट जो हमारा वेक्टर है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्टार्ट करते हैं। हम दो वेक्टर्स को नाम देते हैं। पहले वेक्टर्स को i माइनस जे का और दूसरे को b इज़ इक्वल टू i प्लस 2j, यानी दूसरे को b का नाम देते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर है वो r है और वो कोप्लेनर है a और b से। अगर वो कोप्लेनर है तो उसको हम लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू एम ए प्लस एन बी, वेयर एम एन एन आर स्केलर्स हैं हमारे पास कोई भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे i माइनस जे प्लस एन, b की वैल्यू i प्लस 2j। अब हमें इसको सॉल्व कर लिया हमने, i वाले अलहदा कर लिए दोनों में से और j वाले अलहदा कर लिए। अब हमें पता है कि गिवन था क्वेश्चन में कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, फर्स्ट वेक्टर के। तो हमने चूँकि सपोज किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास r वो वाला वेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर a के। हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई और j वाले को j के साथ। तो ये क्या बन गया, m प्लस n प्लस m माइनस 2n इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, m और m 2m माइनस 2n प्लस n माइनस n, तो 2m इज इक्वल टू n बन गया है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करते हैं कि जो r हमने सपोज किया था ये वाला, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं m 2m इज़ इक्वल टू n, यानी कि जहाँ पे n है वहाँ पे हम 2m रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3mi प्लस 3mj, 3m कॉमन ले लिया i प्लस j के। अब हमें पता है कि r जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि गिवन है, शुरू से ही उन्होंने कहा था कि द यूनिट वेक्टर, यानी कि जो हमने लेना है वो कौन सा हो, यूनिट वेक्टर हो। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी हमने मैग्नीट्यूड ले ली, आई वाले आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ है उसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1/3 इंटू √2। तो हमारे पास r क्या बन जाएगा, r हमारे पास बन जाएगा ये वाला r। इसमें जो है m की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1/√3 इंटू 2 तो वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2 i प्लस j। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला। खासा लेंथी क्वेश्चन था, आपने इसे समझना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। इफ़ a एंड b आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन probability of a less than probability of b conjugate, probability of a greater than b conjugate, probability of a less than probability of b none। अब हमें पता है कि हमें डेफिनेशन से पता है कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। यानी कि probability of a इंटरसेक्शन b वो क्या होती है, हमारे पास 5 होती है, या उसे आप क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन आंसर है उनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि हम किस पे टिक करेंगे, नन ऑफ दीज पे। हाँ, अगर वैसे कर दिया जाए तो हमें पता है कि कोई से दो इवेंट अगर किसी भी गिवन दिए हुए हैं, दो इवेंट्स हैं, तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और अगर मैं बी को उस साइड पे लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी और 1 माइनस पी ऑफ बी पी कॉन्जुगेट के में। तो ये कंडीशन भी हमारे पास हो सकती है, लेकिन चूंकि ये गिवन नहीं है इसलिए हमारा आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास।
द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला हमारे पास है वाई एक्स वाई स्क्र प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले से पर पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। -4 1, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लिया तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमने भी इसकी बिल्कुल वैसे ही शक्ल बना ली है। अब आपको पता है यहाँ पे ये आपके पास क्या है, a है, और ये क्या है आपके पास x है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x a के इक्वल होता है। अब x किसके इक्वल, तो x प्लस हाफ, a हमारा क्या था -1, तो प्लस हाफ उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3/2। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ये हमारे पास वेक्टर्स का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स ए बी सी हों और वो क्या करते हों, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स बनाते हों बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल, देन अब तो ये आंसर दिए हुए हैं, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है आपके सामने और वेक्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें पता है कि 3 वेक्टर्स जो अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आप क्या करें, इन सब को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर बी के साथ। तो ए को बी के साथ, बी को बी के साथ और सी को बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये देखें कि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। और क्यों होती है 0, क्योंकि उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 होता है और साइन 0 होता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 आ जाए तो उनका आंसर 0 होता है। तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, अब सी क्रॉस बी इधर है, बराबर की दूसरी साइड पे जाएगी तो -c क्रॉस b बन जाएगी। और इसी को ही अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हमने प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ी हुई है कि अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करें तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। इसलिए a क्रॉस b किसके बराबर होगा, b क्रॉस c के। यानी कि c क्रॉस b को हमने अगर b क्रॉस c बनाया तो उसके साथ माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो गया। अब हम अगेन जो है मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो ये इक्वेशन थी इसको पहले b के साथ किया था, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे c के साथ। तो c के साथ क्या बनेगा, a क्रॉस c, b क्रॉस c और c क्रॉस c। जैसा कि मैंने पहले बताया कि c क्रॉस c हमारे पास 0 होगा, तो b क्रॉस c इस साइड पे रहेगा, ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। जब हम नेगेटिव को ख़त्म करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये a क्रॉस c की बजाय c क्रॉस a बन जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है, a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस c बराबर है c क्रॉस a के। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। अब क्वेश्चन नंबर 55, अ टेंसर ऑफ रैंक 5, टेंसर का रैंक कितना है, 5 है, इन अ स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन, और उसकी डायमेंशंस कितनी है, 4 है, हैज़ कंपोनेंट। तो ये बड़ा आसान सा फार्मूला आप याद रख लें कंपोनेंट फाइंड करने का, d की पावर r, वैसे इसे m और n में भी लिखा जाता है लेकिन वो आप मिक्सअप हो जाएगा आपका कि m क्या था और n क्या था। तो इसे d और r की फॉर्म में याद रख लें। d आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है डायमेंशन को और r रिप्रेजेंट करता है रैंक को। d क्या है, डायमेंशन है, और r क्या है, रैंक है। तो d की पावर r, अब हमारे पास डायमेंशन थी 4 और रैंक कितना था, 5 था। तो ये आंसर क्या है, 1024। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल। तो ये बड़ा ही वेल नोन रिजल्ट है कि कोई भी वेक्टर अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, इरोटेशनल होता है। इसी तरह एक हमारे पास होता है सॉलिनॉइडल। तो सॉलिनॉइडल के केस में याद रखना है कि उसका डेल लेंगे, यानी कि उसकी डाइवर्जेंस लेंगे, वो क्या होगी, 0 होगी। अगर डाइवर्जेंस 0 हो जाए तो वो सॉलिनॉइडल, और अगर उनका कर्ल 0 हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, इरोटेशनल होता है।
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 57 है पीरियड्स ऑफ कॉट एक्स। तो बड़ा ही सिंपल सा है, हमें पता है कि हमारे पास साइन और एक्स का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है और टेन का पीरियड कितना होता है, पाई। अगर टेन का पीरियड पाई है तो कॉट का पीरियड भी क्या होगा, पाई ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर पाई। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास कि इफ़ ओमेगा इज़ इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो हम रूट्स निकालते हैं ओमेगा उसका क्या है, जो हम कहते हैं कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा इमेजिनरी रूट है तो वो कहता है ये चीज़ किसके बराबर होगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और ये तो सम है, प्रोडक्ट भी हमने पढ़ा था कि वो भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर है। तो चूँकि क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अब यही वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ इसमें पुट कर देंगे। 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से ये आ जाएगा, इसकी पावर 7 है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब इसकी जो है ना पावर अलहदा ले ली तो माइनस वैसे ही आ जाएगा, चूँकि ये ऑड पावर है तो 2 की पावर 7 एंड 2 ओमेगा रेज़्ड पावर 14। अब माइनस वैसे ही रहेगा, 2 रेज़्ड पावर 7 128 के इक्वल होता है। और हमारे पास जो ओमेगा 14 है उसको हम ब्रेक करेंगे ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर में। अब हमें पता है ओमेगा 12 जो है वो 1 के इक्वल है। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये बेसिकली क्वेश्चन FSC से है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा जल्दी से कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकी एलिप्स दी हुई है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 हैविंग सेंटर। तो सेंटर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका फोकी मालूम करेंगे, फोकी मतलब हम इसका फोकस मालूम करेंगे लेफ़्ट और राइट साइड पे। उसका फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या होता है, ये मेजर एक्सेस और बी क्या है, माइनर एक्सेस। तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस की, ये हमारे पास क्या आ गया, फोकी आ गया, यानी +7 पॉजिटिव साइड पे और -7 नेगेटिव साइड पे। सेंटर में गिवन है 0/3 है। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, √7 जो है इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो असल में रेडियस क्या है, वो हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का आपके फार्मूला पड़ा हुआ है कि 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उस सारे का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यही काम हमने यहाँ पे किया और ये 16 और इसका क्या आ गया आंसर 4 आ गया। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन समझ लें। ये हमारे पास इलिप्स है, ये सेंटर इसका 0.3 यानी कि यहाँ पे कहीं बन रहा है, और इसका जो है डिस्टेंस है वो हमने रेडियस फाइंड किया है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a माइनस b की पावर 17 इज़। तो हमें पता है कि एक्सपेंशन में हमेशा टर्म उसकी पावर से 1 ज़्यादा होती है। ये आप पॉलिनोमियल की इक्वेशन भी देखें ना, तो xn से स्टार्ट होगी और आखिरी टर्म उसकी xn और उसके साथ एक इजाफी कांस्टेंट वाली टर्म होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जितनी पावर्स आपको दी जाए, यानी कि इंडेक्स जो भी हो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो इंडेक्स से 1 ज़्यादा होंगी। नंबर ऑफ़ टर्म्स इन एक्सपेंशन इज़ 1 ग्रेटर देन इंडेक्स 1 से ज़्यादा होंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18 होगा। क्वेश्चन आ गया हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल नोन एज। अब रेडियस ऑफ, वो कहता है कि हमारे पास कोई भी सर्कल है और हम जो है सेंट्रल एंगल उसका मालूम कर, ठीक है, ये कितना होगा। वो कहता है कि अगर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ये दोनों क्या हों, ये आपके पास रेडियस है, ये है L, अगर ये आपके पास L बराबर हो तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है L इज़ इक्वल टू
आर थीटा, तो ये एल और आर जो है अगर इक्वल हैं यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ आर इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर से आर कैंसल, थीटा इज़ इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, रेडियन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 62, इफ़ ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस b देन ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ये पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरे का n क्रॉस b है। तो ये हमें पता है कि जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का अगर m क्रॉस n है, दूसरे का n क्रॉस b है, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस b। ये आप कर भी सकते हैं, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, सपोज 3 क्रॉस 2 का, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी मैट्रिक्स लेके 2 क्रॉस सपोज 4 का है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 3 क्रॉस 4 के। एक चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आपने ख्याल रखनी है कि पहले में जो कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए दूसरे की रोज़ के, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है, मिनिमम नंबर्स ऑफ इक्वेशन फॉर एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास जो कंसिस्टेंट सोल्यूशन के लिए देखें, अगर ए आपके पास ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास सिंगुलर है, ये अनडिफाइंड है। तो अगर हमने जो है ना सोल्यूशन देखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और यही इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 7y² + 5y + 3 इज़ अ पोलिनोमियल ओवर नेचुरल इंटीजर रेशनल नंबर। अच्छा, सबसे पहले तो देखें कि क्या ये पोलिनोमियल है। हमारे पास पोलिनोमियल की कंडीशन होती है कि पावर मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन। हमारे पास पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं y की पावर कितनी है, 1/2 है, तो इसलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल भी नहीं। जब पोलिनोमियल नहीं है तो बाकी हम दे ही नहीं सकते जवाब, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज में। व्हाट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन x की 4 - 9x³ - 5x + 2 इज़। तो रूट मालूम करने के लिए क्या करें, आप इन सारे नंबर्स को इसके अंदर पुट कर दें, जिसका जवाब 0 के इक्वल आ जाए वो क्या होगा, रूट होगा। ये आपने खुद करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x² - 5x - 27 इज़ इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर होती है c/a के। अगर इसको इसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ तो a 9 है, b -5 है और c -27 है। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लेते हैं c/a, तो -27/9, आंसर क्या आएगा, -3। तो ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 है, रिलेशन इन विच द इक्वालिटी इज़ ट्रू फॉर अ नंबर ऑफ अननोन इज़। तो क्वेश्चन को ज़रा समझना आपने। वो कहता है कि कैसा रिलेशन जिसमें इक्वालिटी ट्रू हो, यानी कि इक्वालिटी के एक साइड, लेफ़्ट साइड पे जो कुछ भी है वो बराबर हो राइट साइड की, यानी कि इक्वालिटी अगर सेटिस्फाई होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। उस रिलेशन को हम किसका नाम देते हैं, इक्वेशन का, यानी कि इक्वालिटी की दोनों साइड पे आंसर सेम आ जाए। अ डिस्जंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज़ ट्रू। अब डिस्टिंक्शन क्या होता है, इससे आप उर्फ़ आम में समझ लें, और या प्लस जिसको हम कहते हैं। तो ये कब ट्रू होगा, अगर P एंड Q में से एक भी ट्रू आ जाए, वन ऑफ देम ट्रू आ जाए। हमें पता है कि कंजंक्शन क्या होता है कि P और Q कब ट्रू होंगे, जब दोनों ट्रू हों। लेकिन डिस्टिंक्शन में क्या कहता है कि अगर एक भी ट्रू है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वन ऑफ देम
ट्रू, उनमें से अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो टोटल आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन आर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन देन इट इज़ नोन है। अगर सोल्यूशन आपके पास आ जाता है तो फिर आंखें बंद करके टिक लगा दें, वो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट। वो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन आ जाए वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है, द लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज। अब लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल का क्या मतलब है कि कोई भी आप मैट्रिक्स ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये लीडिंग डायगोनल है, तो इसको हम कौन सा नाम देते हैं, ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल। हाँ, इसके अलावा कोई अगर आप डायगोनल ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी डायगोनल होते हैं। लेकिन जो मेन डायगोनल है उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इज़ प्राइम नंबर देन अंडर रूट एन इज। देखें ये तो बड़ा वैसा क्वेश्चन है कि अगर प्राइम का स्क्वायर रूट ले ले तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर। इसकी एग्जांपल आपको पता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11। देखिए आप स्क्वायर रूट के अंदर जो सारे प्राइम हैं तो ये सारे क्या है हमारे पास, इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज रेसिप्रोकल फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये भी हमें पता है कि अरिथमेटिक में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ज्योमेट्रिक में रेशो सेम होती है, और हार्मोनिक क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। किसका, ये रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो जो कुछ उसने पूछा है कि एक ऐसा सीक्वेंस जो कि जिसका रेसिप्रोकल है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए, तो वो हमारे पास कौन सा है, हार्मोनिक सीक्वेंस है। वो कौन सा है, हार्मोनिक सीक्वेंस है। अब इसको जब भी हमने सॉल्व करना होता है तो इसकी टर्म्स को पहले हम उल्टाते हैं, वो अरिथमेटिक में चली जाती है, फिर अरिथमेटिक में उसे सॉल्व करके उसका जो भी आंसर आता है उसका एंड पे रेसिप्रोकल लेते हैं और वो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो किन साइंसदानों ने पेश की, तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये हमारे पास थे फ्रेंच मैथमेटिशियन। कौन से मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रूव की। अच्छा, उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर। तो हमें पता है कि ओके, एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर। फार्मूला लिख लेते हैं, ये बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन पी आर बराबर होता है एन ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या करें, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आंसर ठीक होगा कि एन पी आर कब इसके इक्वल होगा, जब इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला आंसर। एन पी आर कब इसके इक्वल होगा, जब एन सी आर, यानी कि आप क्या करें कि इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें, आर फैक्टोरियल से, आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है द कोफिशिएंट ऑफ 21st टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज टू पावर 23। अब हमें पता है कि टोटल हमारे पास टर्म्स जो हैं वो 23 है, और हमने 21st टर्म देखना है तो उसकी पावर कितनी होगी, 20 होगी। मैंने पहले भी बताया है कि इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है, तो अगर वो बात 21st की कर रहा है तो हम इंडेक्स किसका यूज़ करेंगे, 20 का यूज़ करेंगे। और ये बड़ा ही आसान सा, ये आपके पास कॉम्बिनेशन में है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1
771, ये आपका आंसर है 177। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। जी तो ये हमारे पास बड़ा ही वेल नोन रिज़ल्ट है कि अगर हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं और हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये रिज़ल्ट है बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा उसके बाद हमारे पास है एन एक्स, वो कहता है 14 है, एन एक्स यूनियन वाई 40 है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 7 है। तो एन ऑफ वाई क्या है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये 40 के इक्वल है, ये 14 है, ये हमने फाइंड करना है और ये 7 के इक्वल है। तो इसको और इसको इस साइड पे लेके आते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कितना आ रहा है, इसका आंसर 33 आ रहा है हमारे पास। ओके तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज पे लगा दें क्योंकि 33 हमारे पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ। तो बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास इस टाइप की एलिप्स होती है, तो सर्कल भी क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, एलिप्स का। इसमें ज़्यादा कुछ वजाहत की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, वो कहते हैं फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्सेस आर। तो ये इसके बड़े ही फार्मूले हैं। एक फार्मूला यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक फार्मूला ये भी मैंने दिया है, और इसके अलावा भी एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो तो हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यहाँ पे भी आप इन पॉइंट्स को लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला भी वही है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 इंटू y1, ये इसी की एक्सपेंशन है हमारे पास। तो ये भी दोनों जो है ना फार्मूले सेम है, ये भी लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए ट्रांसपोज is equal to A inverse where A is real then A is normal symmetric formation orthogonal। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन फिल हो रही हो कि ट्रांसपोज जो है वो इन्वर्स के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस 2x dy रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ हाइपर। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था वाई डी एक्स माइनस 2x dy, dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, y ओवर 2x। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन गया y, और ये x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ओके इसको जो है ना पहले आप सेपरेट कर लें, y इधर डिवाइड कर दें और x तो वैसे ही नीचे रहेगा, ये दो जो इधर मल्टीप्लायर इसको इधर रखते हैं, बन जाएगा 2 log ऑफ y log ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो इसको बना दें log ऑफ वाई स्क्वायर, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि ये मल्टीपल में हो तो ये उसकी पावर बन सकता है, और log ऑफ एक्स सी। तो दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल अगर हम लेते हैं तो log दोनों कैंसिल हो जाएंगे
और वाई स्क्वायर एक्स सी या सी एक्स के बराबर आएगा। और ये किसकी क्वेश्चन है हमारे पास, पैराबोला की, फैमिली ऑफ पैराबोला में चला जाता है। उसके बाद है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज एस ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है आपने, एस ऑफ हार्ट। देखिए हमारे पास अगर 52 डेक का हमारे पास टोटल डेक है 52 कार्ड्स का, तो उसमें टोटल 52 में कितने एसेस होते हैं, 4 एस होते हैं। लेकिन चूंकि इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, 4 कैटेगरीज़ हैं, हर में 13 होते हैं, और उन 13 में जो है वो एक एस होता है। तो अगर एस ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट में टोटल 13 होते हैं। हार्ट में टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं, और उनमें एक क्या होता है, एस होता है। तो इसलिए जब इसको हम लिखते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो फिर 1C1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हार्ट में AC1 होता है, और 1 से 1 ही हमने निकाल लिया, यानी कि हार्ट के अंदर एक एस था और वही हमने लेना है, क्योंकि वो उस क्वेश्चन वाले ने हमें कह दिया है कि वन ऑफ देम इज़ एस ऑफ हार्ट, यानी कि एक लाजमी होना चाहिए। तो हार्ट के अंदर एक एस है और हम एक को ही लेंगे। बाकी हमारे पास 51 है, उसमें से हम एक ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा 51, और इसका आंसर होगा आपके पास, ओके, इसका आंसर है हमारे पास 1326, और 51/1326, और इसका आंसर हमारे पास होता है 1/26। ये तकसीम वगैरह आप लोग देख लेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, 1/26। क्वेश्चन नंबर 83, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.8, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चूंकि बात आ गई इंडिपेंडेंट की, तो जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अब हमें पता है पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, हमने वो करना है पी ऑफ बी फाइंड। तो जहाँ पे पी ऑफ बी है उसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूँगा, एक्स। पी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 है, पी ऑफ ए 0.3 है, पी ऑफ बी एक्स है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो बराबर है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी को हमने एक्स लिया है, पी ऑफ ए हमारे पास 0.3 है, तो मैंने इसे 0.3x लिख दिया। अब ये वाला 0.3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये यहाँ से इसमें से और इसमें से, दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। ये माइनस करेंगे 0.5, ये माइनस करेंगे 0.7। हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए, इसको डिवाइड कर दो, तो 5/7 x की वैल्यू आ गई, विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ बी। तो ये हमारे पास आंसर है पी ऑफ बी का। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ √3 sin x प्लस cos x विल बी ग्रेटर देन x, विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन x इज़ इक्वल टू। वो कहता है कि वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप सारी वैल्यू ही पुट करके चेक कर लें जिस पे जवाब ज़्यादा आ जाए। तो वैसे मैंने चेक किया कि इस पे π/3 पे, और इसका आंसर कितना आया, 2 आया, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू जो है वो किस पे आ रही है हमारे पास, π/3 पे आ रही है। आप चेक कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट अगर नहीं करना है तो इनमें से ग्रेटर जो वैल्यू आ रही है वो π/3 पे ही आ रही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 85 है, इफ़ अ पार्टिकल इज़ इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर हमारे पास F1 F2 F3 तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं, हमने चौथी फोर्स फाइंड करनी है। तो मैं बगैर टाइम ज़ाय किए क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसकी सारी फोर्सेस का सम 0 के बराबर होता है। ये हमने लॉ में पढ़ा है फिज़िक्स में कि उनकी फोर्सेस का सम भी 0, उनके टार्क्स का सम भी 0, दो कंडीशन होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं F1 की, वो क्या है जी, 2i - 5j + 6k। F2 की वैल्यू i + 3j - 7k। F3 की वैल्यू 2i - 2j - 3k, साथ में F4 आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब इसे हल करते हैं, 2i 3i + 2i 5i
-5j + 3j -2j -2j -4j। उसके बाद देखें k वालों को 6k -7k -k और ये -4k + f = 0। अब चूँकि हमने f फाइंड करना है, सॉरी f4 फाइंड करना है, तो इसको इधर रहने दें, बाकी चीज़ों को उधर लेके जाएं तो उनके सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वो बन जाएगा -5i + 4j + 4k। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और ये कौन सी फोर्स है, ये आपके पास ये वाली फोर्स है। याद रखें इक्विलिब्रियम के लिए सम ऑफ फोर्सेस भी ज़ीरो होता है एंड सम ऑफ टार्क्स भी क्या होता है, वो भी ज़ीरो होता है। टार्क भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 86 है, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ। तो इसके रूट फाइंड करने के लिए बिल्कुल मैट्रिक का सवाल है। मैट्रिक में भी ये सवाल है, FSE में भी है। आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर लेके इनका स्क्वायर रूट कैंसिल करने हैं। 2 बार इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके ये वाले रूट्स आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि -1 के ऊपर x की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाती है, ये इमेजिनरी बन जाता है। यहाँ पे आप -1 रखें ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ जाता है। तो इसलिए इसको हम निगलेक्ट करते हैं। हमारे पास जो रूट्स हैं वो 0 और +1 है। अब उसने बोला कि इनका सम मालूम करो, तो सम ऑफ द रूट्स हमें पता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसका एक और मेथड भी है कि हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो, जब आप इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे इस फॉर्म में, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप रूट निकालें और उनको जमा करते रहें, तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, द इक्वेशन हमें दी है, रिप्रेजेंट। अब इस इक्वेशन वो कहता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको, हाइपरबोला को। इसके मुख्तलिफ टेस्ट हैं, कोई भी टेस्ट लगा के आप जो है इसे चेक कर सकते हैं। या आप हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन देख लें, उसको कंपेयर कर लें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला की। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं तक हुआ। काफ़ी लेंथी वीडियो और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।